हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का दृष्टि के CUET प्लेटफॉर्म पर और मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो एग्जामिनेशन होना है वो होना है मई 2025 में संभावित है। और CUET UG के जनरल टेस्ट में जो एक सबसे मेजर पोर्शन होता है वो होता है आपका जीके और करंट अफेयर्स का। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम आपको वीक वाइज करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाते चलेंगे, साथ ही साथ आपका मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी होगा, जिससे आपका जो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन है वो काफी अच्छा और मजबूत स्थिति में रहेगा। अगर बात करें CUET UG एग्जामिनेशन की, तो जनरल टेस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 60, जिनमें किसी 50 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। और अगर आप 50 से ज्यादा आंसर करते हैं तो पहले 50 क्वेश्चन को चेक किया जाता है, जिसको बनाने का, जिसको सॉल्व करने का कुल समय होता है वो होता है 60 मिनट। और UG 2024, CUET UG 2024 की अगर बात करें तो 60 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो था वो जीके और करंट अफेयर से था। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो 30 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर 2024 तक का रहेगा। और यह सेशन में सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जब सेशन कंप्लीट होगा तो हम एक रिकैप भी करेंगे जो भी करंट अफेयर्स आज के टॉपिक में हमने पढ़ा। तो इस सेशन को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल सेशन होने वाला है आपके आने वाले CUET एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज के पहले न्यूज से, और सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो है नए वायुसेना प्रमुख का। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपना नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को नए वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि दोस्तों, जब ये इनकी नियुक्ति हो गई थी तब ये बन चुके थे एयर चीफ मार्शल। तो जब इनकी नियुक्ति की घोषणा की गई थी उस समय ये एयर मार्शल थे, और जब इनको नियुक्त कर दिया गया तो अब ये बन गए एयर चीफ मार्शल। तो जिस समय इनकी नियुक्ति की घोषणा की गई थी तब ये एयर मार्शल थे, और जब इनको नियुक्त कर दिया गया तो ये बन गए एयर चीफ मार्शल। और 30 सितंबर को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जब वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सेवानिवृत्त हो गए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे नए एयर चीफ मार्शल हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, और पहले ये एयर मार्शल थे, अब बन गए एयर चीफ मार्शल। और अगर बात करें एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की, तो इनको PVSM और AVSM अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इनको सम्मानित किया गया है परम विशिष्ट सेवा मेडल से, अति विशिष्ट सेवा मेडल से। और इन्होंने वायुसेना में जो कमीशन प्राप्त किया एज अ लड़ाकू विमान पायलट, लड़ाकू विमान चालक के रूप में कमीशन प्राप्त किया 1984 में। और कुल देखा जाए तो इनको 5000 से ज्यादा घंटों का उड़ान का अनुभव है। तो इनका जो कुल उड़ान अनुभव है वो 5000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव है। 5000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वायुसेना के टोटल कुल 7 कमांड हैं। कुल जो कमांड की संख्या है वो है 7। और इन 7 में से दोस्तों जो 5 कमांड होते हैं वो होते हैं आपके ऑपरेशनल कमांड, और जो 2 होता है वो फंक्शनल कमांड होते हैं। तो 5 जो होते हैं वो ऑपरेशनल कमांड है, और जो 2 हैं वो फंक्शनल कमांड है। और अगर इन फंक्शनल कमांड की दोस्तों बात करें तो एक फंक्शनल कमांड जो है वो आपका है ट्रेनिंग कमांड, जो आपका है बेंगलुरु में, और एक है मेंटेनेंस कमांड।
और मेंटेनेंस कमांड जो है वो है आपका नागपुर में। और इंडियन एयरफोर्स का जो ध्येय वाक्य है या मोटो है वो है टच द स्काई विथ ग्लोरी, जिसको हिंदी में कहते हैं नभ स्पर्शम दीप्तम। तो इनका जो टैगलाइन है या आप जिसको कह सकते हो आदर्श वाक्य है, ये है नभ स्पर्शम दीप्तम। जिसको कहा जाता है टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी। तो दोस्तों ये हमारे जो नए वायुसेना प्रमुख बन चुके हैं अमरप्रीत सिंह को। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर जो वायुसेना या थल सेना नौसेना के प्रमुख होते हैं ये ज्यादातर एनडीए के एल्यूमिनस होते हैं। इन्होंने भी अपनी जो ग्रेजुएशन के बाद जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी गए, वहां से गए ये इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, और वहां से इन्होंने 1984 में एज अ वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट के तौर पे कमीशन प्राप्त किया। और एनडीए दोस्तों देखा जाए तो ये है पुणे के खड़गवासला में, खड़गवासला में पुणे में है। और अगर एयरफोर्स एकेडमी की बात की जाए तो ये है डुंडीगल में, और डुंडीगल कहाँ है तो ये तेलंगाना में है। तो भारत के तेलंगाना राज्य में है डुंडीगल। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जहां पर हम लोगों ने पढ़ा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बारे में, साथ ही साथ जो जो मैंने इनके पॉइंटर्स आपको साथ में बताए हैं उन सारे पॉइंटर्स को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से भी बन सकते हैं, पॉइंटर से भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला न्यूज आपको समझ में आ गया होगा कि वायुसेना के नए प्रमुख किसे बनाया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले न्यूज की। अगला न्यूज है दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों हमारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार का दिया जा रहा है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही पॉपुलर अभिनेता हैं, आप सब इनकी फिल्में देखे भी होंगे। इनको भारतीय सिनेमा में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और यह पुरस्कार इनको मिलेगा 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा, जो दिल्ली में होगा। और राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको सम्मानित करेंगी। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि इस बार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा। और दोस्तों दादा साहेब फाल्के के बारे में, पुरस्कार के बारे में बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। और दोस्तों इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दिया क्या जाता है, तो इस पुरस्कार में दिया जाता है आपका स्वर्ण कमल, साथ ही साथ इसमें आपको एक शॉल दिया जाता है, और इसमें नगद पुरस्कार मिलता है, नगद पुरस्कार मिलता है 10 लाख का। तो 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार आपको दिया जाता है, 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर दादा साहेब फाल्के की बात करें तो पहली बार ये दिया गया 1969 में। तो पहली बार ये दिया गया 1969 में, और 1969 में पहली बार दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी को पहली बार दिया गया। और दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है।
तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने भारत की जो पहली फीचर फिल्म थी, फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी, ये बनाया था दादा साहेब फाल्के ने और इसीलिए इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है जो देता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय कहा जाता है। और इस बार ये दिया जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती को। हालांकि इनका जो असली नाम है दोस्तों, ये गौरांग चक्रवर्ती है। तो मिथुन चक्रवर्ती तो काफी फेमस नाम है, लेकिन इनका वास्तविक नाम, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वास्तविक नाम इनका गौरांग चक्रवर्ती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस बार का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल रहा है, ये मिल रहा है मिथुन चक्रवर्ती जी को, जिनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले न्यूज की तरफ, अपने अगले समाचार या अपने अगले विशेष न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है दोस्तों हसन नसरल्ला, हिजबुल्लाह के महासचिव, जिनकी एयर स्ट्राइक में डेथ हो गई है, हसन नसरल्लाह की। अब दोस्तों इजरायली रक्षा बलों ने करा क्या कि हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में एक बहुत ही सक्रिय संगठन है, लेबनान का एक सक्रिय संगठन है, उसके लिए ऑपरेशन चलाया न्यू ऑर्डर। और इसी में इजरायली रक्षा बलों ने, स्पेशली जो इजरायली एयरफोर्स थी, उसने लगातार जो बेरूत में बम्बार्डमेंट करके एक रिहायशी एरिया के बीच में जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था, जो कि अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर था, वहां पर बॉम्ब गिरा करके जो हिजबुल्लाह के महासचिव थे हसन नसरल्लाह, उनकी डेथ हो गई। तो इजरायली जो रक्षा बलों ने इस जो हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर शुरू किया। ये काफी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इजरायली सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का कोड नेम क्या था, जिसमें हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरल्लाह को एलिमिनेट करने के लिए था, तो वो था आपका ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। इन्होंने दोस्तों बेरूत में इजराइल के द्वारा 2 बार किए गए हवाई हमलों में मार दिया गया, जिनका उद्देश्य था हिजबुल्लाह के भूमिगत मुख्यालय को नष्ट करना। तो ये पहले से ही इजरायली कहा जाता है कि डिफेंस फोर्सेस को पता था कि हसन नसरल्लाह कहां पर हैं, और ठीक उसी जगह पर एक्यूरेटली, जिसको पिन पॉइंट बॉम्बिंग कहते हैं, वहां पर जो इजराइल के फाइटर जेट्स ने बॉम्ब ड्रॉप किया और वहां से फिर इनकी डेथ हो गई। और दोस्तों बात करें अगर हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का एक संगठन है। तो हिजबुल्लाह का जो शुरुआत किया गया, जो हिजबुल्लाह का स्थापना हुई, वो हुई 1982 में। हिजबुल्लाह की जो स्थापना की गई वो की गई 1982 में, और ये किया गया दक्षिणी लेबनान में। दक्षिणी लेबनान में, हालांकि इसको औपचारिक रूप से शुरुआत किया गया 1985 में। तो औपचारिक रूप से शुरुआत की गई 1985 में। और ये हिजबुल्लाह जो है ये आपका एक राजनीतिक संगठन है लेबनान का, और लेबनान की राजधानी है दोस्तों बेरूत। तो जो लेबनान की राजधानी है ये है बेरूत, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों लेबनान के बारे में एक और बात ध्यान रखिएगा कि लेबनान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहते थे, क्योंकि जब 1950 का दशक था तो वहां लेबनान में कई सारे आर्थिक सुधार किए गए, जिसमें सबसे बड़ा सुधार था कि जो लेबनान के बैंक थे, उन्होंने जो भी इन्वेस्टर उनके यहाँ इन्वेस्ट करते थे या जो बैंक के कस्टमर होते थे, ग्राहक होते थे, उनका डिटेल यानी उनके बारे में जो जानकारी है वो किसी के साथ साझा नहीं करता था। तो इसी वजह से कई बार इसको कहा जाता था, अब तो ऐसा नहीं है, पहले कहा जाता था कि ये जो आपका लेबनान है वो मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड है। जैसे स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक का नाम आपने सुना होगा, और स्विस बैंक के बारे में ये प्रसिद्ध है कि स्विस बैंक अपने कस्टमर का इंफॉर्मेशन कभी भी बताता नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करता। तो इसी तरीके से लेबनान के भी बैंक्स थे, वो
अपने कस्टमर का जो डिटेल है वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करते थे। इसी वजह से कहा जाता था कि ये जो लेबनान है ये मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड है। खूबसूरती की वजह से नहीं, ये कहा जाता था जनरली इकोनॉमिक यानी आर्थिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार की वजह से। तो इजराइल के रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के जो महासचिव हैं हसन नसरल्लाह, उनकी जो है वो हत्या कर दी। और ये आप देख रहे हैं कि एयर स्ट्राइक में हत्या की, और ये इनका फोटो है। तो इसके जरिए भी आप अच्छे से इस चीज को याद रख सकते हैं। दक्षिणी लेबनान में इसका गठन हुआ 1982 में, हालांकि औपचारिक रूप से शुरुआत की गई 1985 में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं काजिंद। क्वाजिंद जो कि है दोस्तों एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। अब दोस्तों इंडिया और कजाकिस्तान के बीच का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण जो है वो काजिंद 2024 है, और ये स्टार्ट हुआ है, ये प्रारंभ हुआ है उत्तराखंड के औली में। उत्तराखंड के औली में इसको शुरुआत की गई है, और ये अभ्यास 30 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसमें जब आप देखेंगे तो ये एक तरीके का बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल का मतलब होता है जिसमें दो देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसको आप कहते हैं द्विपक्षीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। जिसमें दो देश पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपका एक है भारत, कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इसमें भारतीय सेना की तरफ से कौन कौन से हैं। तो इसमें इंडियन आर्मी प्लस इंडियन एयरफोर्स दोनों पार्टिसिपेट कर रही है, और इंडियन आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही है कुमाऊं रेजिमेंट। तो दोस्तों भारतीय सेना की तरफ से कुमाऊं रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, और भारतीय वायु सेना के जवान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ कजाकिस्तान से देखें तो कजाकिस्तान की जमीनी बलों यानी कजाकिस्तान की आर्मी और एयरबॉर्न असॉल्ट की जो टुकड़ियां हैं, यानी जो कजाकिस्तान के एयरफोर्स की एयरबॉर्न असॉल्ट टुकड़ी है के जवान इस अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। और दोस्तों अगर कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो कहां पर है। तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, और इसकी जो मुद्रा है जिसको आप करेंसी कहते हैं वो है टेंगे, या कहीं कहीं से तेंगे भी लिखते हैं, टेंगे या तेंगे भी लिखा जाता है। तो ये इसकी मुद्रा है, और राजधानी है अस्ताना। पहले हालांकि इसकी राजधानी, इसको अस्ताना का नाम बदल के नूर सुल्तान किया गया था, वापस से फिर उसको कर दिया गया अस्ताना। तो कजाकिस्तान की राजधानी हो गई अस्ताना, मुद्रा हो गई टेंगे, और काजिंद 2024 जो है वो हो रहा है आपका उत्तराखंड के औली में। हालांकि दोस्तों एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपको आगे बहुत काम आएगा, कि अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि काजिंद क्या है, या काजिंद ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज के बीच में, तो वो बताना आसान है कि इंडिया और कजाकिस्तान का है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका एडिशन, कि उसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो उस कंडीशन में आप मानकर चलो आपसे पूछेगा उसका आयोजन स्थल यानी वेन्यू। ये पूछेगा कि 88th जो काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज है उसकी वेन्यू कहाँ है, अगर वो उसका संस्करण लिख रहा है तो। या सीधा सीधा अगर आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ रहा है कि काजिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में है, तो वो आपसे पूछेगा कंट्री के बारे में कि कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काजिंद आपका इंडिया और कजाकिस्तान का, और यह कजाकिस्तान के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये न्यूज आपको समझ में आया होगा। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें भारतीय सेना की तरफ से कौन सी रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो है कुमाऊं रेजिमेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी।
अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले न्यूज की कि महाराष्ट्र में देशी गायों को दिया गया राज्य माता का दर्जा। तो राज्य माता का दर्जा दिया गया है देसी गाय को कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की देसी गायों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है। और ऐसा ये पहली बार हो रहा है कि जब किसी जीव को इस प्रकार से सम्मानित उपाधि दी गई हो। और इसके बारे में दोस्तों जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आया था, नोटिफिकेशन आया था, वो डेयरी विकास विभाग यानी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से था, के द्वारा पारित एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य माता का दर्जा केवल देसी गाय, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ देसी गाय है, बाकी कोई दूसरी गाय की नस्ल नहीं है, तक ही सीमित रहेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने इसको नोटिफाई भी कर दिया। हालांकि दोस्तों अगर बात करें गायों के संदर्भ में तो वैदिक काल जो शुरू होता है आपका 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसमें जो गाय थी, गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु माना जाता था, यानी सर्वाधिक पवित्र पशु के रूप में माना जाता था, सर्वाधिक पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। और गाय को वैदिक काल में कहा जाता था अघन्या कहा जाता था। और अघन्या का मतलब है जिसको मारा ना जाए, जिसको मारा न, गाय को कहा जाता था अघन्या, अर्थात जिसको मारा ना जाए। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है कि राज्य माता की उपाधि किस गाय को मिली है, तो ध्यान रखना है देसी गाय को। ये नहीं कि गाय की बहुत सारी अन्य अन्य किस्में आती हैं, जैसे जर्सी गाय होता है, बाकी सारी भी होती हैं, तो उसमें जो देसी गाय हैं जिसको आप डोमेस्टिक काउज कहते हैं, उन्हीं को ये दिया गया है, ना कि किसी अन्य काल को। और वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु माना जाता था गाय को, चूंकि गाय से ही बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनाई जाती थी जो वैदिक काल में लोगों, ऋषियों के द्वारा या वहां के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। और इसी वजह से आप देखोगे कि वैदिक काल में गाय को धन के समान मानते थे, इसीलिए इनके लिए एक टर्म यूज होता है गोधन, इसी वजह से इनके लिए एक टर्म यूज किया जाता था वैदिक काल में गोधन का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि देशी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है वो है महाराष्ट्र ने। तो उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले न्यूज पर कि DGAFMS ने की पहली महिला अधिकारी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को पहली महिला अधिकारी बनी जिसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। और DGFMS जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो वाइस एडमिरल का रैंक होता है ये होता है नौसेना में। तो वाइस एडमिरल का दोस्तों जो रैंक होता है वो होता है हमेशा नौसेना में। तो जो वाइस एडमिरल आरती सरीन है ये पहली महिला ऑफिसर, पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन चुकी हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की। और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा कि ये तीनों सेनाओं की जो मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरा करता है। तो ये डिफेंस फोर्सेस की मेडिकल नीड्स, और डिफेंस फोर्सेस में दोस्तों तीनों फोर्स आ जाती हैं, जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ये तीनों आ जाती हैं, तीनों सोर्सेज आते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो तीनों के लिए ये मेडिकल सर्विसेज यानी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराता है, चिकित्सा सेवा की उपलब्धता करवाता है, जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। और DGAFMS कुल चिकित्सा नीति के मामलों के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रति सीधा जिम्मेवार होता है। क्योंकि दोस्तों ये जो आर्म्ड फोर्सेस आती हैं
आर्म्ड फोर्सेस यानी जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल सीधा सीधा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। और डीजीएफएमएस ये एएफएमसी यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं और दिसंबर 1950 में सशस्त्र बलों में 1985 में इनको सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त किया और ये हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं, यानी इन्होंने अपनी एमबीबीएस की जो पढ़ाई की है वो एएफएमसी से की है, पुणे से। और साथ ही साथ दिसंबर 1985 में इनको कमीशन प्राप्त हुआ और कमीशन का मतलब होता है कि औपचारिक रूप से सेना में शामिल करना। तो कमीशन प्राप्त करने का मतलब होता है कि औपचारिक रूप से सेना में जब शामिल किया जाता है तो जितने भी सैन्य अधिकारी होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति के नाम से कमीशन दिया जाता है। और इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति वो भी होते हैं राष्ट्रपति। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये होते हैं राष्ट्रपति। तो भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। और ये चीजें, ये प्रावधान हमने लिया है यूएसए से। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये भी अडॉप्ट किया है कि प्रेसिडेंट बीइंग सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, यानी राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति। और ये प्रावधान लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात समझ में आ गई हो कि सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को बनाया गया पहली महिला अधिकारी जो फर्स्ट डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर जनरल है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में नए सदस्य। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई की। देखो जब भी हम लोग आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो आरबीआई है ये रेगुलेट करता है यानी विनियमित करता है कौन से मार्केट को। तो सबसे पहला बैंकिंग सिस्टम को यानी बैंकिंग व्यवस्था को भारत में, साथ ही साथ मुद्रा बाजार को जिसको मनी मार्केट कहते हैं। तो आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम और मुद्रा बाजार को। और आरबीआई की जो स्थापना होती है वो होती है 1 अप्रैल 1935 को। और किस एक्ट से होती है, किस एक्ट से इसकी स्थापना होती है? तो आरबीआई एक्ट 1934 को। हालांकि इनिशियली इसका जो हेड ऑफिस था वो था कलकत्ता में था, लेकिन बाद में लेटर शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। तो पहले इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, 1937 में बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। तो उसके बाद से मुख्यालय बॉम्बे ही रहा। और अब तो मुंबई हालांकि हो गया, लेकिन जिस समय शिफ्ट किया गया था उस समय बॉम्बे था। हालांकि केंद्र सरकार ने दोस्तों मौद्रिक नीति के समिति के ब्याज दर के निर्धारण करने वाली समिति में 3 नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति की है। तो 3 नए बाहरी सदस्यों की नियुक्ति है, जिसमें कौन कौन है? तो सबसे पहले हैं राम सिंह, सौगाता भट्टाचार्य और नागेश कुमार को मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। और इनकी जो कार्य अवधि है यानी जो इनका टर्म होगा उन्हें 4 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। यानी जो इनका कार्यकाल है, जो इनका टर्म है, जिसको आप कह सकते हो कि इनका कार्यकाल है, ये है 4 साल का। इनका कार्यकाल है 4 साल का। अब दोस्तों जब भी हम लोग पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हालांकि मौद्रिक नीति समिति को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कुछ बातें हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी जाननी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एमपीसी की यानी मॉनेटरी
पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोस्तों, इसको सेक्शन 45 ZB, सेक्शन 45 ZB आरबीआई एक्ट 1934 से फिर इसको बनाया गया। और दोस्तों इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो कुल सदस्यों की संख्या होती है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, वो होते हैं 6 में से दोस्तों जो 3 होते हैं ये होते हैं आरबीआई से, और जो 3 होते हैं इनको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो 4 सालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। और अगर आरबीआई की बात करें, आरबीआई से जो 3 मेंबर चुने जाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि एक तो होते हैं आरबीआई गवर्नर, और जो बाकी होते हैं 2 मेंबर्स होते हैं आरबीआई से, 2 मेंबर होते हैं आरबीआई से, और ये जो 3 मेंबर होते हैं इनको चुनती है भारत सरकार। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको ध्यान ये भी रखनी है कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी डिसीजन होते हैं, जो डिसीजन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, डिसीजन लिया जाता है मेजॉरिटी से। तो डिसीजन होता है दोस्तों जिसको आप कहते हैं बहुमत से ही डिसीजन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो गवर्नर साहब ने कह दिया वही होगा, या फिर जो 3 नए मेंबर्स ने कह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वही होगा। ये जो भी डिसीजन होता है रिलेटेड टू द रेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वो होता है बहुमत से। और इस मीटिंग की जो कोरम होती है, कोरम जिसको आप कहते हो गणपूर्ति, तो गणपूर्ति होती है 4 सदस्य, 4 सदस्यों की गणपूर्ति होती है, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। तो आरबीआई के गवर्नर को लेकर के जो कोरम होता है वो 4 मेंबर्स का होता है। अब दोस्तों इसमें एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि जो भी रेट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ये डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये एमपीसी ही डिसाइड करती है। और एमपीसी बात करें अगर क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्वांटिटेटिव टूल में दोस्तों देखोगे 2 तरीके के टूल्स होते हैं। जब आप आरबीआई के वेबसाइट पर भी देखोगे तो ये बात आपको मिलेगी। एक को कहते हैं रिजर्व रेशियो, एक को कहते हैं पॉलिसी रेट्स। रिजर्व रेशियोज दोस्तों 2 रेशियोज हैं, एक तो सीआरआर जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हो, और एक होता है एसएलआर जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हो। आगे हम लोग अपने आने वाले सेशंस में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और पॉलिसी रेट जो होता है दोस्तों वो होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ और एसडीएफ स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी। ये जो बचे हुए आपके 5 रेट हैं ये आते हैं पॉलिसी रेट्स में। तो ये दोस्तों आपके पॉलिसी रेट्स हैं क्वांटिटेटिव टूल के, और रिजर्व रेशियोज हैं। तो जो रेट्स का परसेंटेज डिसाइड होता है कि कितना रखना है, क्या रखना है, इन्फ्लेशन को यानी मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करके रखना है, ये सब काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही। ये सब काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांता दास। ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस एक्ट से बनाया गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में। तो 1949 में आरबीआई का किया गया राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कहने से मेरा मतलब है दोस्तों कि आरबीआई में जो 100% शेयर होल्डिंग है, 100% जो शेयर होल्डिंग है ये किसके पास है, तो ये है भारत सरकार के पास।
तो जो 100% शेयर होल्डिंग है आरबीआई में वो है भारत सरकार के पास। इसीलिए आप देखेंगे कि आरबीआई के शेयर मार्केट में नहीं बिकते हैं, रिजर्व बैंक के शेयर मार्केट में नहीं बिकते हैं, क्योंकि सारे का सारा शेयर जो है वो भारत सरकार के ही पास है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले न्यूज पर। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जो आप न्यूज है वो तो नोट करते जाइए ही, साथ ही साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर्स बता रहा हूं इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में या आपके डोमेन टेस्ट में यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है, अगर मैं 2024 CUET का डेटा बताऊं जो ऑफिशियल डेटा है एनटीए के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, कि तकरीबन 13 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया था, जबकि 11 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि 11 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, और जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी मात्र 283। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। तो जितना प्रिपरेशन आपका सॉलिड और एक्सटेंसिव होगा उतना ही आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि नो डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसी गड़बड़ी मत करिए जिससे आपका काम खराब हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जामिनेशन को लेके कोई खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों खो खो विश्व कप 2025। तो दोस्तों खो खो विश्व कप की बात करें 2025 में पहला विश्व कप होगा खो खो का। खो खो बड़ा ही पॉपुलर स्पोर्ट्स है, और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI जो कि लोकेटेड है नई दिल्ली में, इसने अंतरराष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करने का खुलासा किया है। तो जो पहला खो खो दोस्तों विश्व कप होने वाला है ये होने वाला है भारत में, जो कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, वहां से अनाउंस किया गया है। और दोस्तों इसमें बहुत सारे टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 6 महाद्वीप यानी 6 कॉन्टिनेंट के 24 देशों की 16 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमों की भागीदारी होगी। यानी एक काफी बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें 6 महादेश के 24 देशों में 16 पुरुष टीम और 16 महिला टीम भागीदारी करेगी। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं श्री सुधांशु मित्तल के अनुसार कि वे 2032 तक ओलंपिक मान्यता के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि 2032 में भारत कोशिश करेगा कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर सके, ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं उसकी मेजबानी कर सके। तो उसमें खो खो को भी इंट्रोड्यूस करने का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। और दोस्तों बात करते हैं कि इसमें पहला जो इवेंट होगा खो खो का, जो पहला विश्व कप है जिसको इनॉग्रल इवेंट कहते हैं, ये होने वाला है भारत में। और खो खो दोस्तों हमेशा खेला जाता है एक आयताकार क्षेत्र में, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में खो खो खेला जाता है। हालांकि दोस्तों खो खो में जो खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? तो कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्त 12, लेकिन एक बार में मैदान में 9 ही खिलाड़ी रहते हैं। तो मैदान में एक बार में 9 खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं, तो एक बार में मैदान में दोस्तों 9 खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 12। तो उम्मीदन दोस्तों यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी कि टोटल तो 12 प्लेयर्स होंगे, लेकिन एक बार में फील्ड में रहते हैं 9 ही प्लेयर्स। और पहला विश्व कप होगा ये हो रहा है भारत में। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है जमैका रोड या जमैका मार्ग जिसको कहते हैं। और दोस्तों जैसा आपको पता है कि जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं, और भारत और जमैका के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जो जमैका का उच्चायोग है, जो जमैका का हाई कमीशन वाला रोड है नई दिल्ली में, उसका नाम किया गया है जमैका मार्ग।
तो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश के संकेत में नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को घोषणा की कि नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने का मार्ग आधिकारिक रूप से जमैका मार्ग के रूप में नामित किया जाएगा। यानी जो जमैका का हाई कमीशन वाला रोड है जो ठीक उसके सामने है, उसी का नाम जमैका मार्ग किया जाएगा। और दोस्तों, चूंकि जमैका के बहुत ही फेमस प्लेयर है उसैन बोल्ट, तो मोदी जी ने इस पर आशा व्यक्त की है कि दोनों देशों के बीच का संबंध उसैन बोल्ट से भी तेज विकसित होगा। यानी जो जमैका और भारत का द्विपक्षीय संबंध है वो उसैन बोल्ट जितने फास्ट मूविंग एथलीट हैं उनसे भी तेज गति से हम जमैका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर जमैका की बात करें तो ये जमैका विश्व के किस महादेश में है या महाद्वीप में है? महाद्वीप है इसका उत्तरी अमेरिका। और इसकी जो राजधानी है किंगस्टन इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है वो है जमैकन डॉलर। तो जमैकन डॉलर इसकी आधिकारिक मुद्रा है। ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और जमैकन डॉलर इसकी करेंसी और किंगस्टन इसकी राजधानी है। तो यहाँ दोस्तों जमैका और भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, इनको मजबूत करने के दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जमैका मार्ग भी समझ में आ गया होगा कि जमैका मार्ग जो जमैका हाई कमीशन है, जो जमैका उच्चायोग है, उसके सामने वाले रास्ते को जमैका मार्ग का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की कि जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो शिगेरू इशिबा, जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के चुनाव में जीतने के बाद ये जापान के अगले प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। और 1986 में इशिबा सदन के प्रतिनिधियों के सबसे युवा सदस्य बने थे और अपने करियर के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री, स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। तो दोस्तों जो शिगेरू इशिबा हैं ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जापान के। अब जब भी दोस्तों बात करते हैं जापान को, इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, निप्पॉन भी कहते हैं। इनको जापान को निप्पॉन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ इसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इसकी राजनीतिक व्यवस्था है, वो है डेमोक्रेटिक मोनार्की। वो है आपका डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मोनार्की है। यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री तो जनता चुन लेती है, लेकिन जो हेड ऑफ द जापान है वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक मोनार्की। जैसे ब्रिटेन डेमोक्रेटिक मोनार्की है, ठीक उसी तरीके से जापान है। हालांकि इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कि जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, दोनों का चुनाव होता है, जबकि जापान में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, वहां प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो आपका जो जापान की संसद है, जापान की जो संसद है इसका नाम है डाइट, नेशनल डाइट। और इस नेशनल डाइट के दो हाउसेज हैं। जैसे भारत की जो पार्लियामेंट है उसको संसद कहते हैं, संसद के हाउसेज हैं। तो अपर हाउस है हाउस ऑफ काउंसिलर, हाउस ऑफ काउंसिलर्स, ये उसकी उच्च सदन है। और साथ ही साथ देखोगे जो नेक्स्ट है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये यहाँ की निम्न सदन है, ये यहाँ की निम्न सदन है। तो ये किसके युवा सदस्य बने थे? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदन के प्रतिनिधियां यानी निम्न सदन के ये सदस्य बने थे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ की निम्न सदन है, या जिसको आप कह सकते हो लोअर हाउस है। ये लोअर हाउस के मेंबर बने थे
शिगेरू इशिबा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां भी आपको समझ में आ गया होगा। जापान की आप राजधानी जानते ही हैं, टोक्यो है, और जो करेंसी है वो जापानीज येन है। तो और ये एशियन कंट्री है, तो एशिया में लोकेटेड है। जापानीज येन जो है ये इसकी करेंसी है, और टोक्यो जो है ये इसकी राजधानी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी को बातें क्लियर होंगी, बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले न्यूज की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, वो है नाटो के महासचिव। नाटो दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे, तो नीदरलैंड जिसको पूर्व में हॉलैंड कहा जाता था, तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे, इनको ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है, ये बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो के महासचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। और दोस्तों अगर बात करें नाटो की स्थापना, ये हुई थी 1949 में। तो अगर बात करें नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी दोस्तों 1949 में, और इसके जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है वो है 32। तो वर्तमान में दोस्तों जो इसके सदस्यों की संख्या है वो 32 है, और जो इसका सबसे नवीनतम सदस्य है वो है स्वीडन। तो इसका जो सबसे नवीनतम सदस्य जिसको आप कहते हो कि न्यूएस्ट मेंबर है, वो है स्वीडन। और स्वीडन ने इसकी मेंबरशिप ली थी मार्च 2024। तो मार्च 2024 में स्वीडन ने इसकी मेंबरशिप ली थी। तो जो सबसे नवीनतम सदस्य आपका है स्वीडन, और मार्च 2024 में इसने मेंबरशिप ली, और नाटो की स्थापना की गई दोस्तों 1949 में। और इसकी जो हेड ऑफिस आप कह लो वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। और नीदरलैंड जिसको पहले हॉलैंड कहते थे, तो मार्क रूटे इसके नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। तो उम्मीदन दोस्तों यहां तक सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर आते हैं, वो है महात्मा गांधी जी की जयंती। अब महात्मा गांधी जी की जयंती दोस्तों मनाई जाती है 2 अक्टूबर को हर साल। हालांकि 2 अक्टूबर को भारत के जो दूसरे नियमित प्रधानमंत्री हैं उनकी भी जयंती, उनकी भी बर्थडे मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को जो सेकंड रेगुलर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, सेकंड रेगुलर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जो 1965 के वॉर में भी, इंडो पाकिस्तान वॉर में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है, जो 1965 के जो इंडो पाक वॉर में भी रहे, और इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया। तो उनकी भी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। हालांकि दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको आप महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1859 को, 69 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। और इनके पिताजी जो थे उनका नाम था करमचंद गांधी, इनको काबा गांधी भी कहा जाता था। और ये जो पोरबंदर के दीवान थे, और इनकी जो माता का नाम था वो था पुतली बाई। तो इनकी माता का नाम था वो था पुतली बाई। पुतली बाई था, और उन्होंने 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से इनका शादी हुआ, और इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। और जब आप लंदन से कानून की पढ़ाई करते हैं तब आपको बैरिस्टर कहा जाता है। तो इन्होंने फिर ये बैरिस्टर गांधी के नाम से भी फेमस थे। हालांकि दोस्तों अगर बात करें महात्मा गांधी के,
तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसको माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ कहते हैं। हालांकि दोस्तों ये ओरिजिनली सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो खैर उसका हिंदी में रूपांतरण हो गया। जो ओरिजिनल किताब थी वो गुजराती में लिखी हुई है, हालांकि बाद में विश्व के बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसको आप आत्मकथा कहते हैं। और महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों बात करें तो इनको महात्मा की उपाधि दी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जब चंपारण आंदोलन के इन्होंने सक्सेसफुली लीड किया, बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन किया, तो इनको महात्मा की उपाधि दी थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको कहा था, और वो कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा था। और इनके 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो ध्यान रखिएगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की भी जयंती मनाई जाती है, और 2 अक्टूबर को हमारे दूसरे नियमित प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। इंडो पाक वॉर 65 का बहुत ही प्रसिद्ध रहा, जिसमें भारत ने जीत दर्ज की थी। हालांकि ताशकंद में इनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और जय जवान जय किसान का भी नारा दिया, वो दिया हमारे प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई होंगी, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सप्ताह की प्रमुख हस्तियों के बारे में। तो इस सप्ताह की जो प्रमुख हस्तियां हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी हस्तियां हैं और किस पर्पस में वो न्यूज में थे। सबसे पहले हैं नलिन प्रभात। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस में डीजीपी के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया। डीजीपी का दोस्तों मतलब होता है पुलिस महानिदेशक, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये किसी भी पुलिस ऑफिसर का स्टेट में सबसे हाईएस्ट रैंक है। तो जो सबसे बड़ा पद मिलता है राज्य में किसी भी पुलिस अधिकारी को, वो मिलता है डीजीपी का। तो डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और अगर बात करें दोस्तों आईपीएस की, तो आर्टिकल 312 जो अनुच्छेद 312 है, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र है। अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र है, और इसमें 3 सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है। एक तो है आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। दूसरा होता है भारतीय पुलिस सेवा, जिसको आप इंडियन पुलिस सर्विस कहते हैं। और तीसरा होता है भारतीय वन सेवा, जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। ये आर्टिकल 312 में डिफाइंड है। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है उदयनिधि स्टालिन, और उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तीसरा है क्लाउडिया शीनबाम पार्डो, ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं थोड़ा मेक्सिको के लिए, तो मेक्सिको दोस्तों जिस कॉन्टिनेंट में है, जिस महाद्वीप में है, वो आपका नॉर्थ अमेरिका है। इसकी जो कैपिटल है वो है मेक्सिको सिटी, और जो करेंसी है वो है मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर एंड्रयूज होलनेस, जो जमैका के प्रधानमंत्री हैं और आधिकारिक दौरे पर भारत आए थे। और इन्हीं के आधिकारिक दौरों को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जमैका रोड नाम दिया गया, जो जमैका उच्चायोग के सामने है।
और एयर मार्शल एसपी धारकर। एयर मार्शल एसपी धारकर जो है ये वायुसेना के अगले उप प्रमुख बनाए हैं, जो कि पहले उप प्रमुख हुआ करते थे अमरप्रीत सिंह। अब अमरप्रीत सिंह को बना दिया गया भारतीय वायुसेना का प्रमुख यानी एयर चीफ मार्शल, तो ये पद खाली हो गया, तो उस पर नियुक्ति दी गई है एयर मार्शल एसपी धारकर को, जो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको इस सप्ताह की जो प्रमुख हस्तियां हैं उनके नाम वगैरह पता चल गए होंगे, और किस वजह से सुर्खियों में थे वो भी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले करा क्या कि इस सप्ताह के जो प्रमुख समाचार थे उन समाचारों को डिटेल्ड वे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि एक क्विक रिकैप करते हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ा उसको फटाफट एक क्विक रिवीजन के माध्यम से उसको रिकैप कर लेते हैं, ताकि वो न्यूज, वो समाचार आपके दिमाग में पक्का हो जाए। तो दोस्तों इसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 6, 7, 8 या 9। तो अब दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि एमपीसी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, और इन 6 मेंबर्स में से 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिनकी नियुक्ति की जाती है 4 साल के लिए। तो टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल होते हैं 6 सदस्य। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में टोटल होते हैं 6 मेंबर। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा। तो किस देश में खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन होगा। तो जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि 2025 का जो इनॉग्रल सेशन होगा खो खो का वो होगा भारत में। तो इनॉग्रल सेशन जो होगा वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप का, वो होगा भारत में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर कि मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा के में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो भारतीय सेना में उनका जो उत्कृष्ट योगदान है उसके लिए कौन सा अवार्ड उनको दिया जा रहा है। ऑप्शन है आईफा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, जी सिने पुरस्कार। तो इनको दिया जा रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण काजिंद 2024 का जो 8th एडिशन हो रहा है ये कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उमरोई, औली, श्रीगंगानगर या बीकानेर। तो काजिंद है भाई किसका, तो इंडिया और कजाकिस्तान। इंडिया और कजाकिस्तान का जो एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वो है काजिंद। और काजिंद इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है औली में, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के औली में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को ने किस के नए डीजीपी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो जो नलिन प्रभात हैं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, इनको किस राज्य का नया डीजीपी बनाया जा रहा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार या राजस्थान। तो नलिन प्रभात जी को दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य के डीजीपी के रूप में इनकी नियुक्ति की जा रही है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी जो है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो भी आपने अभी पढ़ा वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक जो आपका कॉमन क्वेश्चन होता है कि नोट्स कैसे बनाना है। तो दोस्तों नोट्स में आप न्यूज तो लिखेंगे, साथ ही साथ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंटर्स यानी जो अतिरिक्त बिंदु बताए हैं सभी न्यूज के साथ, वो भी आपको नोट करते चलना है। और इससे फायदा क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से कवर अप रहेगा, और फिर आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की या बहुत ज्यादा कंटेंट को पढ़ने की, स्टडी मटेरियल्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।
एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।